हेलो हेलो सुमित बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूं ऑफिस से। बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे मनोहर जी और उनकी पत्नी सविता ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने ही वाला था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। सविता ने बहुत गदगद होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लड्डू भी तो अब बोलने लगा है। मनोहर जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी 5 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप आओगे ना, तो मैं नहीं आता। 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया सुमित और नेहा ने। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे, बच्चे अपने काम में बिजी थे। वो काम करते कि हमारी देखभाल करते? दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम? ठीक है, अब बुला लिया ना, सविता ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। शहर का सिस्टम अलग होता है। हाँ हाँ जानता हूँ, चलो प्लेटफॉर्म आ गया, मनोहर जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले सविता भी चल रही थी। 5 साल पहले दिल्ली में जॉब कर रहे सुमित ने नेहा से दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। मनोहर जी और सविता को जब पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए। अब 5 साल बाद जब सुमित का बेटा लड्डू 3 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। सुमित और नेहा ने तो उन्हें बुलाने की मात्र औपचारिकता ही निभाई थी, लेकिन सिर्फ अपने पोते की जिद के कारण ही मनोहर जी और सविता ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया। मनोहर जी मना नहीं कर सके। जब 3 साल के नन्हे लड्डू ने अपनी बेहद प्यारी और मासूम आवाज़ में दादा दादी को इनवाइट किया, तब सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने लड्डू के जन्मदिन वाले दिन दिल्ली जाने का रिजर्वेशन करवा लिया और आज वो दिल्ली पहुंच गए। मनोहर जी ने सविता को हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और सुमित को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? ओह पापा, बस आधा घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, सुमित ने उत्तर दिया। तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो। तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। मनोहर जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। मनोहर जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, भी आधा घंटा लगेगा। पहुँचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है क्या? हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, सविता ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा सुमित का पक्ष लेती हो। अरे, जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी, मनोहर जी बोले। छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल वालों का काम होता है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएं बस, सविता जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको। और मनोहर जी झुंझलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? सविता जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। मनोहर जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद मनोहर जी ने फिर सुमित को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, सुमित का जवाब था। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए मनोहर जी को खामोश देखकर सविता ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा, मनोहर जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा,
वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम 7 बजे से है, सविता ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि मनोहर जी ने फिर सुमित को फ़ोन किया। बहुत देर तक रिंग बजती रही और कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मनोहर जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तब सविता ने मनोहर जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए? आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है। ये क्या तरीका है? मनोहर जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खामखा नाराज़ हो रहे हैं आप। आ जाएगा, सविता ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मनोहर जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, कहाँ हो? सुमित ने उत्तर दिया। अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं नेहा को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है, करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, मनोहर जी ने कहा और फिर सविता के पास आकर बेंच पर बैठ गए। इंतज़ार करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए मनोहर जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास में है तो भी अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया। ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी तो नहीं बताया सुमित ने अपने घर का, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी। वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक केवल फ़ोटो में ही तो देखा है। अच्छा, अब आप कुछ खा लीजिए, कहते हुए सविता ने पूड़ी आलू और अचार डिस्पोजेबल प्लेट में लगाया और प्लेट मनोहर जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, इसीलिए सब कुछ भूलकर मनोहर जी ने पूड़ी आलू खाए, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतज़ार करने लगे। 2:45 बज चुके थे पर अभी तक कोई नहीं आया था। मनोहर जी ने फिर फ़ोन किया तो सुमित ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि नेहा आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी नेहा से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। मनोहर जी एकदम शांत होकर बैठ गए। सविता बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर सुमित का फ़ोन आया। हेलो पापा, नेहा पहुँच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच जाइए। मनोहर जी ने झटपट सविता को उठाया और अपनी अटैची, बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सविता जी के चेहरे की ओर देखकर मनोहर जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। सविता ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना। जब नेहा आएगी तो वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं सुमित से, मनोहर जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम में लौट आए। सविता को बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे। केवल बैठने का ही स्थान खाली बचा था, जिस पर सविता बैठ गई। मनोहर जी ने नेहा का फ़ोन नंबर पूछने के लिए सुमित को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। सविता के चेहरे से पता चल रहा था कि उनकी तकलीफ बढ़ रही है। अब मनोहर जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर सुमित को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक महिला स्वर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं सुमित का पापा बोल रहा हूँ। तुम नेहा हो ना? यस, मैं नेहा बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और यह सुमित कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर फ़ोन कट हो गया। मनोहर जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो
सुमित के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक यह रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। सविता भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयाँ लेने वह स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर तक पहुँचे, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मनोहर जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से सुमित को फ़ोन किया। हेलो सुमित बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी, रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। रुआंसा चेहरा लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। सविता अभी तक कराह रही थी। मनोहर जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा सुमित? मनोहर जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ में सर हिलाने के बाद सविता ने फिर पूछा, कितनी देर में? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, पता नहीं क्या हो गया अचानक। सविता की बात काटते हुए मनोहर जी उन्हें उठाने लगे। अरे सुमित कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? सुमित को आने दीजिए, वही दिखा देगा, सविता ने कहा। मनोहर जी ने सविता से बिना नजरें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई न कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। सविता चलने को खड़ी हुई पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ, मनोहर जी ने कहा। नहीं रहने दो, मुझे लिटा दो बस। सविता ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़कने लगी। मनोहर जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे सविता को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर मनोहर जी की आंखें सविता के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आईं। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? मनोहर जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? आपका बेटा और बहू कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। मैंने देखा आप लोग कई घंटों से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। ये शहर जितने बड़े होते हैं, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे होते हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सहायक चला गया। मनोहर जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए सविता के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर मनोहर जी को पर्चा पकड़ा दिया। मनोहर जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं। आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। मनोहर जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर मनोहर जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। मनोहर जी सविता के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ मनोहर जी को दे दी। मनोहर जी ने सविता को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने मनोहर जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। मनोहर जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे,
लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि मनोहर जी ने जेब से 500 के 2 नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। सविता को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल सविता को दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फ़ोन की घंटी सुनकर मनोहर जी ने फ़ोन उठाया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? सुमित फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर मनोहर जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे।